हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लास में आपका स्वागत है। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि हम जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आज जैसा कि स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, स्टील इज मेनली एन एलॉय ऑफ, यानी स्टील मुख्य रूप से किसका एलॉय होता है, किसका मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो मेनली एलॉयस में मेनली एलॉय स्टील में कौन से मुख्य मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा आयरन एंड कार्बन, सल्फर एंड जिंक, जिंक एंड टिन, फास्फोरस एंड टिन। ठीक है, तो हमको पता है कि स्टील में स्टील में किस किस चीज़ का जो इसका मेन एलॉय होता है, आयरन होता है। ठीक है, प्लस कार्बन, आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, स्टील स्टील का मुख्य मिश्र धातु होता है आयरन एंड कार्बन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि नुकसान, डिसएडवांटेज ऑफ स्टील। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील निम्नलिखित में से स्टील का नुकसान या डिसएडवांटेज क्या है। तो हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पर यूनिट मास, तो ये तो अच्छी बात है कि स्ट्रेंथ होती है इसकी अच्छी। ठीक है, सेकेंड है हाई ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है फायर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो फायर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू अदर मटेरियल से देखा जाए तो इसका हाँ थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसमें फायर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। ठीक है, एज ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी होती है। ठीक है, टफनेस भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर फायर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस सही ऑप्शन हो जाएगा कि ठीक है, यही एक प्रकार का डिसएडवांटेज है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक है, यानी स्टील का यंग नहीं, इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है। तो स्टील का यंग मॉडुलस होता है, इलास्टिक मॉडुलस होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ध्यान रखेंगे यूनिट का, नहीं तो थर्ड पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी पार्ट, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट मास ऑफ स्टील। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, कि यूनिट मास ऑफ स्टील, स्टील का इकाई द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो 785 kg पर न्यूटन पर केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर डी पार्ट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील। स्टील का पॉइजन्स रेशियो कितना होता है। ठीक है, स्टील का पॉइजन्स रेशियो कितना होता है। ऑप्शन दिया गया है 0.1, 1.3 और 2.0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 0.3। ठीक है, क्योंकि स्टील का पॉइजन्स रेशियो होता है 0.3 और 0.6। तो 0.3 होता है इलास्टिक रेंज में। ठीक है, कहाँ पर, इलास्टिक रेंज में, और 0.6 होता है प्लास्टिक रेंज में। ठीक है, याद रखेंगे 0.6 होता है प्लास्टिक रेंज में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चरल स्टील नॉर्मली हैज़ कार्बन कंटेंट लेस देन। क्वेश्चन कह रहा है कि
जो स्ट्रक्चरल स्टील में सामान्यतः कार्बन की मात्रा कितनी होती है, मतलब कितने से कम नहीं होती है, नहीं कितने से कम होती है। स्टील स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर नॉर्मली हैज कार्बन कंटेंट लेस देन, किससे जनरली किससे कम होता है, नॉर्मली किससे कम होता है, ठीक है, कितने परसेंट से कम होता है, 1%, 0.6%, 3% और 5%। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है, कि जनरली 0.6% से कार्बन कंटेंट जो स्ट्रक्चरल स्टील के लिए रहता है उसमें 0.6 से जनरली कम ही होता है, 0.6% से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द परमिसिबल परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस, सल्फर एंड फास्फोरस इन स्टील, स्टील में सल्फर और फास्फोरस का अनुमेय यानी परमिसिबल यानी कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज होता है, कितना होता है किसका, सल्फर और फास्फोरस का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सल्फर और फास्फोरस, सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है, फर्स्टली सल्फर फिर फास्फोरस। तो देख लेते हैं, सल्फर की मात्रा जनरली लेते हैं हम 0.02 से 0.1% तक के बीच में, ठीक है, 0.02 से 0.002 से 0.1%। तो परमिसिबल है यानी मैक्सिमम बात कर रहा है तो 0.1% लेंगे, ठीक है। अगर हम इससे भी ज़्यादा परसेंटेज लेंगे, सल्फर की मात्रा इससे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी यानी स्ट्रेंथ यानी ताकत और डक्टिलिटी यानी लचीलापन दोनों घटेगा, ठीक है। सल्फर की मात्रा अगर 0.1% से बढ़ा देंगे तो कितना क्या होगा, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी रिड्यूस होगा, ठीक है। फास्फोरस की मात्रा मैक्सिमम यानी परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 0.12%, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे फास्फोरस की मात्रा, ठीक है। इससे भी अगर फास्फोरस की मात्रा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ डक्टिलिटी, ठीक है, तो ये सब रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जो परमिसिबल लिमिट है 0.1, ठीक है, 0.1 और 0.12%, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ध्यान रखेंगे सल्फर की परसेंटेज रखते हैं 0.02% से लेके 0.1%, ठीक है, तो परमिसिबल हो जाएगा 0.1%। फास्फोरस की 0.12% रखते हैं परमिसिबल लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन मैंगनीज इज एडेड टू स्टील, क्या होता है जब मैंगनीज को स्टील में ऐड करा जाता है यानी मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है मैंगनीज की मात्रा स्टील में, तो क्या होता है, डिक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ स्टील, क्या स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस घटती है, इम्प्रूव्स कोरोजन रेजिस्टेंस, क्या जो संक्षारण प्रतिरोधक क्षमता है वो इम्प्रूव्स होती है यानी बढ़ती है। नेक्स्ट है डिक्रीज डक्टिलिटी, लचीलापन घटता है क्या, इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ स्टील, स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज करती है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। जब मैंगनीज को ऐड किया जाता है तो क्या होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस यानी कि स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस दोनों चीज़ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ स्टील, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इन स्टील, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कंटेंट ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इन स्टील, स्टील में सल्फर और फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड हाई स्ट्रेंथ,
नेक्स्ट ऑप्शन है यानी उच्च शक्ति या उच्च स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ उत्पन्न होता है, या अफेक्ट्स वेल्डेबिलिटी को प्रभावित करता है, या नेक्स्ट है इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन की क्षमता को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जंग की प्रतिरोधक क्षमता है उसको इंक्रीज करता है, इम्प्रूव रेजिस्टेंस ऑफ हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान के प्रतिरोध में सुधार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी वेल्डेबिलिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है। सल्फर एंड फास्फोरस जब भी ऐड करते हैं स्टील में तो किसको प्रभावित करता है वेल्डेबिलिटी को। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, वेल्डेबिलिटी को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू स्टील टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए यानी कोरोजन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए स्टील में क्या ऐड करा जाता है, क्या मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है कार्बन। ठीक है, कार्बन, मैंगनीज, सल्फर एंड कॉपर। ठीक है, सल्फर एंड कॉपर। तो यहाँ पर हमारे करेक्ट ऑप्शन है कॉपर की मात्रा ऐड करी जाती है, क्योंकि कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, डक्टिलिटी रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट था मैंगनीज के बारे में भी पढ़ लिया है, और सल्फर के बारे में, सल्फर और फास्फोरस में बताया था कि वेल्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब कॉपर की मात्रा मिलाने पे क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पार्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए हम निकिल और क्रोमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, निकिल और क्रोमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, निकिल और क्रोमियम से भी कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इफेक्टेड ड्यू टू एडिशन ऑफ कार्बन एंड मैंगनीज टू स्टील। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है स्टील में कार्बन और मैंगनीज मिलाने से निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्रभावित करता है। ठीक है, कौन से गुण को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है, डक्टिलिटी को प्रभावित करता है, वेल्डेबिलिटी को प्रभावित करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को। तो कोरोजन रेजिस्टेंस को तो प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि अभी बता दिया है कॉपर, निकिल और क्रोमियम तो है नहीं, तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन तो कट जाएगा कि इसको तो प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड को तो प्रभावित करेगा। ठीक है, डक्टिलिटी को भी, कार्बन कंटेंट है तो डक्टिलिटी रिड्यूस करेगा, यानी इसको भी प्रभावित करेगा। मैंगनीज है, वेल्डेबिलिटी को भी प्रभावित करेगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर 1, 2, 3, यानी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रोमियम एंड निकिल आर एडेड टू स्टील टू इम्प्रूव। अभी बताया था कि क्रोमियम और निकिल मिलाने से क्या होता है, क्रोमियम और निकिल किस लिए मिलाया जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है क्रोमियम एंड निकिल आर एडेड टू स्टील टू इम्प्रूव। क्या इम्प्रूव करने के लिए, फर्स्ट है कोरोजन रेजिस्टेंस एंड हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड है स्ट्रेंथ को ये अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, डक्टिलिटी को भी ना रिड्यूस करता है ना ही इंक्रीज करता है, और वेल्डेबिलिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस एंड हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाई कार्बन स्टील।
फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाई टफनेस, सेकेंड ऑप्शन है रिड्यूस्ड डक्टिलिटी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हाई टेंसाई हाई स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हाई कार्बन स्टील, यानी यहाँ पर कार्बन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा लो टफनेस हो जाएगा, ठीक है। पहले से तो हाई टफनेस दिखा है, तो यहाँ पर क्या हो, लो टफनेस होगा। किस लिए, क्योंकि हाई टेंसाइल हाई कार्बन स्टील है, ठीक है। कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगी, हाई टफनेस होगा, नहीं सॉरी लो टफनेस होगा, ठीक है, लो टफनेस होगा। सेकेंड चीज़ डक्टिलिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है, डक्टिलिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट क्या है, हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है, बट लेकिन डक्टिलिटी को रिड्यूस कर देगा, टफनेस को भी रिड्यूस कर देगा और वेल्डेबिलिटी को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है, वेल्डेबिलिटी को भी रिड्यूस करेगा, यानी वेल्डेबिलिटी को भी रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रिड्यूस डक्टिलिटी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, रिड्यूस डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फायर रेजिस्टेंट स्टील आर आल्सो नोन एज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आग प्रतिरोधी स्टील को कहा जाता है कि और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है स्टेनलेस स्टील, वेदरिंग स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, सॉरी हाई स्ट्रेंथ स्टील, नेक्स्ट है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फायर रेजिस्टेंस स्टील को ही, फायर रेजिस्टेंस स्टील को ही कहते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी पार्ट, ठीक है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट क्राइटेरिया मतलब क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए व्हाइल डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइन करते समय। तो हमको ध्यान रखना है कि डिज़ाइनिंग करते समय किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, पहली चीज़ तो सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और दूसरी सर्विसेबिलिटी का, ठीक है, सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी, ठीक है, सेफ्टी की स्ट्रक्चर कोई भी डिज़ाइन जो किया जाए वो सेफ रहे और सर्विसेबल रहे, ठीक है, सर्विसेबिलिटी यानी यूजेबल रहे, ठीक है, यूजेबल या सर्विसेबल जो भी कह दो, ठीक है, सर्विसेबिलिटी, सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है कि करेक्ट क्राइटेरिया क्या होगा डिज़ाइनिंग करते समय, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है स्ट्रक्चर शुड बी एस्थेटिक प्लेजिंग बट स्ट्रक्चरली अनसेफ। जब सेफ ही नहीं रहेगा तो फिर डिज़ाइन करने से क्या फ़ायदा, देखने में कितना भी अच्छा रहे तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर शुड बी शुड बी चीफ, यानी सस्ता होना चाहिए, इवन इट मे बी स्ट्रक्चरली अनसेफ, अगर सेफ नहीं है तो फिर बेकार है स्ट्रक्चर, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रिक्टली सेफ, हाँ सेफ होना चाहिए, बट लेस ड्यूरेबल रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, जब कम से कम उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी उसकी जो डिज़ायर्ड लाइफ यानी डिसाइड करेगी उतना तो चलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर शुड बी एडिक्वेट यानी पर्याप्त सेफ होना चाहिए, शुड बी एडिक्वेट सेफ एंड शुड बी एडिक्वेट सर्विसेबल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट की स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेफ और सर्विसेबल होना चाहिए, शुड बी एडिक्वेट सेफ एंड एडिक्वेट सर्विसेबल, ठीक है। पर्याप्त सुरक्षित होना चाहिए और नेक्स्ट है पर्याप्त सेवा क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, सर्विसेबल होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी क्या होता है यानी सेवा क्षमता क्या होता है। इट रिफर्स टू कंडीशन व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट यूजेबल, इन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इट रिफर्स टू सर्विसेबल ऑफर इन स्ट्रक्चर, इट रिफर्स टू सर्विसेज ऑफर्ड इन स्ट्रक्चर, यानी ये संरचना में दी जाने वाली सेवाओं को संदर्भित करता है, नहीं संरचना में दी देने वाली नहीं, ठीक है।
यानी वो संरचना कितना क्या है, यूजेबल है, ठीक है, कितना सर्विस दे रही है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है सर्विसेबिलिटी। तो क्या है नेक्स्ट ऑप्शन है, इट मीन्स द स्ट्रक्चर शुड बी परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री अंडर द डिफरेंट लोड विदाउट डिस्कम्फर्ट, यानी बिना यानी संतोषजनक होना चाहिए, ठीक है, विदाउट कंफर्टेबल यानी कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विसिबिलिटी का परिभाषा, तो वो हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, संरचना को उपयोगकर्ता के अनुसार असुविधा के बिना विभिन्न भारों के तहत संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट हमारा। नेक्स्ट है डी पार्ट में क्या है, इट मीन्स द स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकली वायबल, यानी इसका मतलब ये है संरचना आर्थिक रूप से व्यवहार होनी चाहिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालिसिस इज रिफर्ड टू, ठीक है, एनालिसिस इज रिफर टू, क्वेश्चन कह रहा है कि विश्लेषण को कहा जाता है क्या चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ईटीसी, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ड्राफ्टिंग आर्किटेक्चरल प्लान्स एंड ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्सेस, ठीक है। तो एनालिसिस किस चीज़ का करेंगे स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर एनालिसिस करेंगे जो एक्सियल फोर्सेस का, बेंडिंग मोमेंट का एंड शियर फोर्सेस ईटीसी, ठीक है, इन सभी चीज़ों का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुईज मेथड इज मेनली एडॉप्टेड फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज पर IS कोड, कौन सा मेथड उपयोग करा जाता है स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते समय, IS कोड कौन सा, IS कोड में कौन सा मेथड यूज़ करा जाता है, ठीक है। पूछा है हुईज मेथड, कौन सा मेथड मेनली अडॉप्टेड, ठीक है, मेनली कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाता है स्टील स्ट्रक्चर में, स्टील हो या कंक्रीट RCC हो, रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर हो, यहाँ पर LSM को ही जनरली प्रेफर किया जाता है, ठीक है। LSM लिमिट स्टेट मेथड को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच IS कोड इज यूज्ड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, स्टील कंस्ट्रक्शन के जनरली कौन सा कोड उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो IS 456, ठीक है, तो ये तो RCC स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। IS 256, IS 800, तो IS 800 किस लिए, स्टील स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, ठीक है, IS 800, ठीक है, ध्यान रखेंगे स्टील स्ट्रक्चर के लिए IS 800, ठीक है, 2007, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी WSM मेथड से, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन इसमें सही है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस लेस देन परमिसिबल, लेस और इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस ग्रेटर देन परमिसिबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस ग्रेटर इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। तो ध्यान रखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कि हम परमिट किए हैं कि बस ये परमिसिबल लिमिट है, इससे आगे थोड़ा भी होगा तो फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि जितना बियर करेगा ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, परमिसिबल लिमिट। तो जो वर्किंग स्ट्रेस यानी जो अप्लाई किया गया स्ट्रेस है वो हमेशा परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस से हमेशा कम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है वर्किंग स्ट्रेस जिसमें कम हो, तो ऑप्शन ये दिख रहा है कि वर्किंग स्ट्रेस कम है परमिसिबल स्ट्रेस से, लेस और इक्वल है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन संबंध सही है, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस होता है मीन्स अनुमेय तनाव, मीन्स जो मैक्सिमम होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। सेकेंड है यील्ड स्ट्रेस, क्या होता है उपज यील्ड स्ट्रेस,
उपज तनाव, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सुरक्षा का सुरक्षा का कारक, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो परमिसिबल, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू, तो यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोड फैक्टर, व्हाट इज लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्किंग लोड अपॉन अल्टीमेट लोड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ वर्किंग लोड अपॉन अल्टीमेट लोड। नेक्स्ट है वर्किंग लोड, प्रोडक्ट ऑफ वर्किंग लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्टीमेट लोड टू वर्किंग लोड, ठीक है। तो लोड फैक्टर इज रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू वर्किंग लोड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्टीमेट लोड फैक्टर इक्वल टू अल्टीमेट लोड, ठीक है, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, अपॉन वर्किंग लोड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वेरिएबल एक्शन अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ IS, अकॉर्डिंग टू द नहीं एक्शन बाई IS कोड। व्हाट इज द वेरिएबल एक्शंस अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन ऑफ IS कोड। ऑप्शन दिया गया है ड्यू टू सेल्फ लोड, यानी IS कोड द्वारा क्रियाओं के वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, परिवर्तनशील क्रिया होती है। क्या होती है? ड्यू टू सेल्फ लोड, ठीक है, ड्यू टू सेल्फ लोड, ड्यू टू एक्सीडेंटल लोड, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस स्टेज लोड, ड्यू टू अर्थक्वेक लोड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस स्टेज लोड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्शंस जो होते हैं, ठीक है, वेरिएबल एक्शंस जो होते हैं यानी कि यानी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोज लोड हो सकता है, ठीक है, यानी कि लाइव लोड। इम्पोज लोड हो सकता है, पहली चीज़ तो इम्पोज लोड हो सकता है जिसे लाइव लोड कह सकते हैं, या हो सकता है विंड लोड हो सकता है, या अर्थक्वेक लोड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज स्टेजेज लोड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी पार्ट, ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस स्टेजेज लोड, ठीक है। निर्माण एवं सेवा चरण भार के कारण हो सकता है ये जो वेरिएबल एक्शंस या वेरिएबल लोड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IS 875 इंट्रोड्यूसेस लोड्स, ठीक है। यानी IS 875 में क्या क्या कौन कौन से लोड्स के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। IS तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं डेड लोड पहला, तो ये हम यहाँ पर IS 875 पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में दिया गया है, ठीक है। सेकंड है इम्पोज लोड, ठीक है, ये भी IS 875 पार्ट 2 में, ठीक है, दिया गया है। नेक्स्ट है विंड लोड, ठीक है, तो ये भी IS 875 पार्ट थ्री में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्नो लोड, ठीक है, स्नो लोड भी IS 875। तो यहाँ पर ऑल द अबव, एक नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ई ऑप्शन ले लेते हैं जिसे कहते हैं ऑल द अबव, ठीक है। तो वो करेक्ट हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, चार के चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। यानी IS 875 में इन चारों लोड्स के बारे में, यानी इन चारों लोड्स के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, IS 875 कोड में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।